ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताई हूँ कि जो उपवाचक है, उपवाचक में से हमको अपठित गद्यांश पद्यांश जो फर्स्ट बीट आती है 20 मार्क्स की, हमको 2 उपवाचक में से और 2 कविता में से, जो हमारी कविताएं हैं उनमें से, पोएम्स में से एक पैराग्राफ दिए जाते हैं और उनको हम अपठित गद्यांश जो रहते, पठित गद्यांश, उनमें से हमको प्रश्न दिए जाते हैं. तो यहाँ पर हमारे देखो उपवाचक में से ये शांति की राह में से ये पहला जो पद है आपको दिया जा रहा है वो क्या है, यानी ये आपको एक आइडिया के लिए है या आपको समझने के लिए है. तो आपको क्या है, जब आप ये पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें से ये ध्यान से पढ़ोगे तभी आप इसके उत्तर लिख सकते हो. और बच्चों क्या होता है, ये पद तो आपको वहीं दिया हुआ है, प्रश्न भी वहीं है, फिर भी आप ना गलत लिख के आते हो और आपके 5 मार्क्स चले जाते हैं. तो आप अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि पैराग्राफ को 1 से 2 से 3 बार पढ़ना है. पहली बार पढ़ोगे आपको वो समझ में नहीं आता है अच्छी तरह से, फिर आप उसको दूसरी बार पढ़ो. पहले सिर्फ क्वेश्चंस मत देखो. आप लोग क्या करते हो, जैसे पेपर मिलता है फर्स्ट बीट है, आप लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ की सिर्फ एक लाइन पढ़ते हो कि जैसे दिया हुआ है कि शांति केवल यह अर्थ नहीं है कि बस, ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है अरे ये तो शांति की राह में से दिया हुआ है, बस अब हम तो लिख सकते हैं, हमको मालूम हो गया. अब आप क्या करते हो, सीधे प्रश्न पर चले जाते हो. प्रश्न जैसे पढ़ते हो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने जब वो पद ही नहीं पढ़े हो, पैराग्राफ ही नहीं पढ़े हो, तो आपको प्रश्न कैसे समझ में आएंगे. इसलिए कभी भी पहले प्रश्न मत देखो. सबसे पहले क्या करो, जो पद दिया हुआ है शांति से उसको पढ़ो. उसको एक बार पढ़ो, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये किस बारे में क्या है. उसके बाद उसको सेकंड टाइम पढ़ो, आपको अच्छे ऐसा लगे कि मुझे ये समझ में आ गया है, ओके. नहीं तो फिर थर्ड टाइम पढ़ो. उसके बाद आप जैसे प्रश्नों पर जाओगे आप फटाफट आपको मालूम हो जाएंगे कि क्या प्रश्न है और आपको क्या लिखना है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर ये लाइन में, इस क्वेश्चन का आंसर ये लाइन में. तो बाकायदा आप उसको देख के लिख सकते हो ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो, मात्राओं की गलती ना हो, और आप अक्षरों को और शब्दों को और मात्राओं को बराबर लगाओगे तो आपके पूरे 5 में से 5 मार्क मिल जाएंगे. लेकिन आपको इतनी जल्दी होती है कि आप जैसे पेपर मिला एक शब्द पढ़ते, अरे ये तो ये इस उपवाचक में से है, और आप तुरंत क्या करते हो, प्रश्न पढ़ते हो और वो समझ में नहीं आते तुमको, वो आप लोगों को समझ में ही नहीं आते. अब वो समझ में नहीं आ रहे तो आप फिर क्या कोशिश करते हो कि यहाँ का शब्द वहाँ का शब्द सेम जो रहता है, यहाँ का अक्षर वहाँ का अक्षर मिला के बस हाँ यही उत्तर होगा ऐसा डिसाइड कर लेते हो. तो क्यों ऐसा कार्य करना, शांति से एकदम सुकून से जैसी पेपर मिल रहा है आपको, आप उस पद को अच्छे से पढ़ो. 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो. बस जैसे ही आप पढ़ के उसको नीचे क्वेश्चंस देखोगे आपको लाइन समेत याद रहेगा कि ये लाइन में ये उत्तर था, ये लाइन में ये उत्तर था. आप फटाफट अपने आंसर बुक में लिख सकोगे, कोई गलती भी नहीं होगी. तब आपको समझ में आ गया कि आपको ये अपठित गद्यांश पद्यांश किस तरह से करने हैं. उसके बाद हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो पहला पैराग्राफ दिया है इसमें से शांति की राह का पहला, कि शांति का केवल यह अर्थ नहीं कि मुख से चुप रहे. आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है ये पद,
देखो, शांति का केवल यह अर्थ नहीं कि मुख से चुप रहे, वास्तव में मन को नियंत्रित कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही वास्तविक शांति है। इसलिए जहाँ शांति है वहीं सुख है, जहाँ सुख है वहीं स्वर्ग है, जहाँ स्वर्ग है वहीं दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है। युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का एकमात्र साधन है शांति। धन दौलत से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं किंतु शांति नहीं। ये हमारा यहाँ पे पद दिया हुआ है हमको, जिसमें कि हमको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, 5 प्रश्न दिए जाते हैं। ये हमारा पद है, इसमें से हमको ये 5 प्रश्न दिए गए हैं कि वास्तविक शांति क्या है, सुख कहाँ होता है। पहला प्रश्न क्या है, अब हमने जो शांति की परिभाषा कि वास्तविक शांति क्या है। दूसरा प्रश्न है कि सुख कहाँ होता है। आप देख रहे हो बच्चों, जैसे कि यहाँ दिए हुए हैं प्रश्न कि वास्तविक शांति क्या है, दूसरा है सुख कहाँ होता है, तीसरा है दुनिया का श्रेष्ठ स्थान क्या है। Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So, right now I know you all are busy with your board exam preparation. But let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So, in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So, if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. चौथा प्रश्न, शांति कौन सा साधन है। पांचवा प्रश्न, धन दौलत से क्या खरीद सकते हैं और क्या नहीं खरीद सकते। अब यहाँ पर जो अपना ये पद दिया हुआ है, आपको मैंने जैसे पढ़ के बताई, यहाँ पर ये अपने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न अपना क्या है कि वास्तविक शांति क्या है, तो इसका उत्तर हमको क्या मिलेगा। वास्तविक शांति का अर्थ मुख से चुप रहना, मन को नियंत्रित करना, बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना। ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर है कि वास्तविक शांति यह है। दूसरा प्रश्न क्या है, सुख कहाँ होता है, तो जहाँ अमन है वहीं सुख होता है। अमन मीन्स शांति, ये उर्दू शब्द है समझो, कि जहाँ शांति होती है वहाँ सुख होता है। फिर दुनिया का श्रेष्ठ स्थान क्या है बच्चों, दुनिया का सबसे अच्छा स्थान हम किसको बोलते हैं, जहाँ हमें सुख शांति और आराम मिलता है, स्वर्ग। जैसे कि हम उसके लिए एक शब्द यूज़ करते हैं ना, उपयोग करते हैं, स्वर्ग। तो दुनिया का श्रेष्ठ स्थान क्या है, स्वर्ग है। आप वहाँ पे लिया हुआ है आपके पद में। तीसरा अपना चौथा प्रश्न क्या है, शांति कौन सा साधन है, तो शांति युद्ध को मिटाने का और दुख को मिटाने का, लालच को मिटाने का साधन है। अब हमारे मन में अगर लालच है, कुछ युद्ध मीन्स कुछ हमारे मन में बेचैनी चल रही है, कुछ टकराव चल रहे हैं मन में, और हमारे मन में दुख है, तो इनको मिटाने का साधन क्या है, शांति है। फिर हम अपना पांचवा प्रश्न क्या है, धन दौलत से क्या खरीद सकते हैं और क्या नहीं खरीद सकते। तो बच्चों आपको इसमें पद में दिया हुआ है कि धन दौलत से हम भौतिक संपदा, जैसे कि मैं तुमको समझाई हूँ पहले ही आपको कि भौतिक संपदा क्या होती है, टीवी, कूलर, फ्रिज, कार, मोटर, बंगले, जो हम फिजिकली जिनको यूज़ कर सकते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं, लेकिन वो सही सुख नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं, धन दौलत से भौतिक संपदा तो खरीद सकते हैं, लेकिन हम शांति खरीद सकते हैं क्या, वो हम पैसों से नहीं खरीद सकते। तो आपको समझ में आया कि, और दूसरी बात, आपको जो आंसर है वो अच्छी तरह पूरे लिखने कि वास्तविक शांति क्या है। तो आप बस ऐसा नहीं लिख देंगे मुख से चुप रहना, ऐसा नहीं, पूरा अच्छे से लिखो। वास्तविक शांति का अर्थ है कि मुख से चुप रहना, मन को नियंत्रित करना और बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना। दूसरा है, जहाँ अमन है वहाँ सुख होता है। सुख कहाँ होता है, आप सिर्फ क्या करते हैं, शांति लिख देते हो या अमन लिख देते हो, ऐसा नहीं लिखना। जहाँ पूरा आंसर लिखो कि सुख कहाँ होता है, जहाँ शांति होती है,
सुख वहाँ होता है, जहाँ शांति होती है वहाँ सुख होता है। ऐसा पूरा आंसर लिखो। दुनिया का श्रेष्ठ स्थान क्या है? तो स्वर्ग नहीं लिखना है, सिर्फ हमको लिखना है दुनिया का श्रेष्ठ स्थान स्वर्ग है। इस तरह आप पूरा पूरा उत्तर लिखेंगे, एक एक अक्षर लिख के आएंगे, फिर आपके मार्क कट हो जाएंगे। आपको उसमें पूरे 1-1 नहीं मिलेंगे, ऑल ओवर मिला के 5 में से 2 दे दिया जाएगा, या उनकी मर्जी है 1.5 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, या 4 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, पर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आप जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न का उत्तर कभी भी वैसे ही लिखना चाहिए, एक एक शब्द नहीं लिखने चाहिए। बच्चों ये आपको समझ में आया कि आपको किस तरह का पद दिए, उपवाचक में से ही दिया जाएगा, इस तरह का पद दिया जाएगा, ऐसे 5 प्रश्न रहेंगे। फिर मैंने आपको समझाई हूँ कि आप उसको 1 से 2 बार पढ़ो, उसके बाद प्रश्न पढ़ो, और उसके बाद प्रश्न पढ़ने के बाद तुम उनके आंसर लिखो, तो आपको कुछ कठिन नहीं होगा, आपको एकदम सरलता से वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अपना दूसरा उपवाचक इसमें से पद है, ये अपन ने नेल्सन मंडेला के इसमें से लिए थे। दूसरा अपना पद है मदर टेरेसा के इसमें से, कि ये भी एक अपने को पद दिया हुआ है मदर टेरेसा के इसमें से, कि इसमें भी अपने को प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, और एक ये पद, ये मदर टेरेसा का जो पार्ट है उसी में से पूछा गया है। तो आपको ये भी क्या पढ़ने हैं, ये आपको देखना है, मैं बताती हूँ आपको। अब ये मदर टेरेसा के जो पेज दिया हुआ है, उनकी जानकारी दी गई है, उसमें से अपने को ये पद दिया हुआ है कि मदर टेरेसा ने अपना सारा जीवन गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया। सन 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार, सन 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कथनी से कही करनी को अधिक महत्व दिया, कथनी से अधिक करनी को महत्व दिया। वे कहा करती थी कि प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। तो ये मदर टेरेसा का जो पैराग्राफ जो अपने को दिया है, उसमें से ये अपठित पठित गद्यांश हमको दिया गया है, और इसमें से हमको प्रश्न, जैसे कि अभी अपन ने नेल्सन मंडेला के इसमें से देखिए। अब इसमें के प्रश्न कौन से हैं अपने, आपको देखिए अपने प्रश्न क्या है कि मदर टेरेसा ने क्या किया। पहला प्रश्न अपना क्या है कि मदर टेरेसा ने क्या किया। दूसरा प्रश्न है उन्होंने किसे ज़्यादा प्राथमिकता दी। तीसरा प्रश्न है वे अक्सर क्या कहते थे। चौथा प्रश्न है उन्हें किन किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पांचवा प्रश्न है उन्हें कौन से पुरस्कार से पहले सम्मानित किया गया। तो पहला प्रश्न अपना क्या है, मदर टेरेसा ने क्या किया। तो आप पद को मैंने जैसा कि कही हूँ कि वो पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे तो मदर टेरेसा ने गरीबों की, अनाथों की और बीमार लोगों की सेवा की। आप क्या करेंगे, उसका उत्तर पूरा अच्छी तरह से लिखेंगे कि मदर टेरेसा ने गरीबों, ये हमारे पैराग्राफ में है, आपके बुक में से जो दिया जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर में रहेगा वो उसी को देख के आपको उत्तर लिखने हैं कि मदर टेरेसा ने गरीबों की, अनाथों की, बीमार लोगों की सेवा की है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है उन्होंने किसे ज़्यादा प्राथमिकता दी। तो उन्होंने करनी को ज़्यादा प्राथमिकता दी। कथनी से ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी, करनी को। कि उन्होंने क्या कहा अपने उसमें पैराग्राफ में भी है, उन्होंने किसे ज़्यादा प्राथमिकता दी, उन्होंने करनी को ज़्यादा प्राथमिकता दी। तीसरा क्या है, वे अक्सर क्या कहती थी, वे कहते थे कि सहायता करने वाले हाथ अच्छे होते हैं। जैसा कि वहाँ पे भी दिया हुआ है कि किसी के लिए हम कुछ करना चाहिए तो वे अक्सर क्या कहते थे कि सहायता करने वाले हाथ अच्छे होते हैं। चौथा प्रश्न क्या है अपना, उन्हें किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें नोबेल और भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पांचवा प्रश्न क्या है, उन्हें कौन से पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। तो उन्हें नोबेल पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। तो इस तरह आपको देखो बच्चों, एक पद दिया जाएगा और उसके प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। अब मैंने जैसा कि आपको समझाई कि पहले आप उसको अच्छी तरह पढ़ो 1 से 2 बार 3 बार, और फिर पढ़ने के बाद में उसके
उत्तर को लिखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि बस एक लाइन दो लाइन पढ़ लिए और उत्तर लिखना शुरू कर दिए आप आंसर, और एक एक शब्द में उत्तर नहीं लिखेंगे। जैसा कि सेंटेंस बना के आपको उत्तर दिया गया है, प्रश्न पूछा गया है, वैसे ही प्रश्न आप उत्तर भी वैसा ही लिखेंगे।